जो आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं आज तक भी, ऊपर से पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हर आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेकर किसी भी इंसान को मारना शुरू कर देगा तो फिर जंगल राज स्थापित हो जाएगा, फिर कानून का राज नहीं बचेगा। हल्की फुल्की धाराएं मर्डर के मामले में ये आरोपितों को, दोषियों को बचाने का काम करेंगी, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। और डीजीपी यूपी को मैंने उसमें टैग किया था। यूपी पुलिस को सुबह पता चला कि मेरे ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो गई है। जब परिजन कह रहे हैं कि लिंचिंग की घटना है, पीटा गया है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि वो घटना लिंचिंग की थी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एक हिम्मत है, एक हौसला है कि कम से कम आपका लिखने से न्याय मिल रहा है लोगों को। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। दोस्तों, आज के दौर में जर्नलिज्म करना तो आसान है, लेकिन ईमानदारी के साथ जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल काम है। आप आए दिन देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्रकार कभी किसी ट्वीट की वजह से, कभी कुछ लिखने की वजह से, कभी कुछ दिखाने की वजह से, सरकारों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से उसे परेशान किया जाता है। हमारे साथ वसीम अकरम त्यागी हैं। जी हाँ, जैसा इनका नाम है त्यागी, वैसा ही इन्होंने ख़ुद अपने आप को जर्नलिज्म के लिए त्याग दिया है। पिछले कई सालों से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ। वाकई में ये बेहतरीन लिखते हैं और हमेशा इनकी कोशिश होती है कि सरकार की कमियां लिखें ये, सरकार चाहे कोई हो। ऐसा नहीं है किसी एक सरकार के ख़िलाफ़ ये रहते हैं। बहुत से लोग इन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा जो सरकारें हैं उनके ख़िलाफ़, उनकी कमियों को ये लोगों के सामने लाते रहें। इसलिए जब भी ये कोई ट्वीट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो अच्छी खासी संख्या में लोग उसे रीट्वीट करते हैं, उसे लाइक करते हैं, उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। हाल के दिनों में इन पर एफआईआर हो गई है। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे पत्रकार हैं, उन पे भी एफआईआर हुई है। वसीम साहब, ये क्या मामला है जिसकी वजह से आप पे एफआईआर हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शामली का एक कस्बा है थाना भवन, वहाँ पर 4 जुलाई को एक फिरोज़ नाम के लड़के को पीटा गया। उसे जब उसके घर वाले अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो ये जैसी ये सूचना मुझे मिली तो मैंने इसको लेकर के ट्वीट किया कि जैसे 3 लोगों ने पीटा है, 3-4 लोगों ने, राजिंदर, पिंकी और एक और नाम है, कि इन्होंने पीटा है इसको, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और ये लिंचिंग की घटना है। पुलिस ने इस पर जो एफआईआर किया उसका आधार बनाया कि आपने इस घटना को लिंचिंग बताया, जबकि लिंचिंग की घटना नहीं थी। और चूंकि आपने इसको लिंचिंग बताया है, इस वजह से यहाँ पर सांप्रदायिक वैमनस से फैल सकता था, सांप्रदायिक तनाव हो सकता था, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। तो 353 की धारा उसमें जोड़ी गई है, एक धारा और है। तो एक में 2 साल की सज़ा है, एक में 5 साल की सज़ा है। ये दोनों मुकदमे 2 धाराओं में मुकदमा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब परिजन कह रहे हैं कि लिंचिंग की घटना है, पीटा गया है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि वो घटना लिंचिंग की थी। और जब एसपी खुद कह रहे हैं, शामली के जो एसपी हैं संतोष कुमार, उन्होंने खुद बयान दिया था अमर उजाला को। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने पीटा जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ये एसपी का बयान है जो वहाँ के अखबारों में छपा है, अमर उजाला में छपा है। और जो मेरे ट्वीट की भाषा थी वो भी यही थी। मैंने उसमें एक मांग और की थी पुलिस के साथ में कि जो धारा लगाई गई हैं उसमें अटैम्प्ट टू मर्डर लगाया गया था, गैर इरादतन हत्या। तो मैंने उसमें कहा था कि ये हत्या है सीधे सीधे, और उसमें हत्या की धारा ही जोड़ी जाए कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की धाराएं, हल्की फुल्की धाराएं मर्डर के मामले में ये आरोपितों को, दोषियों को बचाने का काम करेंगी, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। और डीजीपी यूपी को मैंने उसमें टैग किया था। यूपी पुलिस को सुबह पता चला कि मेरे ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो गई है। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे पिछले कई वर्षों से जो चला आ रहा है। जब भी लिंचिंग की घटना कोई होती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, अखलाक से लेकर इस फिरोज तक, फिरोज को अभी छोड़ देते हैं कि वो पुलिस कह रही है कि लिंचिंग नहीं है, अगर पुलिस की बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अखलाक से लेकर फरीद तक जो लड़का अलीगढ़ में मारा भीड़ ने, उसमें क्रॉस एफआईआर का आप एक सिलसिला देखेंगे। अखलाक के ऊपर एफआईआर हुई मरने के बाद, उसके बाद में कासिम था जो पिलखवे का था, उसे मारा, उसे पीटा गया गोमांस के आरोप में, और उसे पुलिस ने बताया कि ये जो है रोड रेज की घटना थी, सड़क में कुछ विवाद हुआ था, उसकी घटना थी, इस वजह से इसकी जान चली गई। और अब ये अलीगढ़ में वही लड़का जिसको मारा गया, जो रोटी बनाने का काम करता था, फरीद, 10 दिन बाद में उस पर और उसके परिवार के 10-8 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये दिखाता है कि पुलिस का रवैया क्या है। या तो पुलिस बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रही है
या फिर उसने खुद ये ठान लिया है कि लिंचिंग की घटना का लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध का सामान्यकरण कर दिया जाए, उसे हल्का फुल्का दिखाने की कोशिश की जाए कि ये सामान्य बात है। ये सामान्य बात नहीं है। हर आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेकर किसी भी इंसान को मारना शुरू कर देगा तो फिर जंगल राज स्थापित हो जाएगा, फिर कानून का राज नहीं बचेगा। और ये सवाल अगर पत्रकार ना उठाए तो कौन उठाएगा? मैंने वो सवाल उठाए हैं, वही सवाल वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने उठाए हैं जो वहाँ अखबारों में छपे थे। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर खूब एक लंबा उन्होंने एक 2 कॉलम का उन्होंने खबर बनाई कि अगर पुलिस समय से उस लड़के को वहाँ से ले जाकर अस्पताल ले जाती, उसे पुलिस चौकी में ना बैठाती 2 घंटे तक, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस उसे वहाँ से ले गई। जो 112 जो सर्विस है उत्तर प्रदेश में, उसे बुलाया गया था, वो उसे ले गए वहाँ से उन्होंने उसके परिजनों को बताया, परिजन उसके लेकर उसे अस्पताल जा रहे थे तो उसकी मौत हो गई। मुझे ये तो हमेशा होता है कि जब इस तरह की बातें होती है तो जो पत्रकार होता है, चाहे वो अखबार में लिखने वाला हो या टीवी पे हो, वो कहता है कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप ऐसा मशवरा भी देंगे पुलिस को अगर, तो क्या FIR हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए मशवरा भी है। दूसरा ये, जब आपको दिख रहा है, आप खुद सहाफ़ी हैं, आपको दिख रहा है कि मर्डर हुआ है, तो मर्डर में आप ये तो कहेंगे ना कि 302 जो मर्डर की धारा है 302 वो लगे, या मर्डर में अटेम्प्ट टू मर्डर लगा के छोड़ देंगे तो पुलिस पे सवालिया निशान तो लगेगा, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगेगा, पुलिस की विश्वसनीयता पर, उसकी कार्रवाई पर सवाल उठेगा। क्यों आखिर मर्डर की धारा नहीं लगाई गई? आज तक भी अभी तक मर्डर की धारा उसमें नहीं लगी है। जो आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं आज तक भी। ऊपर से पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि ताकि कोई बोले ना, कोई आवाज़ ना उठाए, कोई आलोचना ना करे। आप पहले भी ट्वीट करते रहे, पहले चीज़ें लिखते रहे, आप वीडियो बनाते रहे, आपका लिखना बहुत मशहूर है, आपको बहुत लोग जानते हैं आपको। तो मुझे बताइए, कभी आपको लगा था कि जब मैं ट्वीट करूंगा अरेस्ट हो जाऊंगा उसके लिए? नहीं, ये तो नहीं लगा था, क्योंकि जर्नलिज्म पढ़कर आए थे और सीधे सीधे ये भी हमें बताया गया था कि भाई पुलिस की बात पे तो यकीन नहीं करना है। पुलिस अगर कोई बयान दे रही है तो उसे क्रॉस चेक करना है। आप अपने सोर्स इस्तेमाल करें, उसके लिए अपना जो कॉन्स्पिरेसी एक स्टोरी करने का जो होता है, उसका आइडिया होता है, उसे इस्तेमाल कीजिए। अपने सेंस का भी इस्तेमाल कीजिए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाते रहिए। अगर आप पुलिस के कहे को ही बयान मान ले, सच मान लेंगे, तो फिर शायद न्याय ना मिल पाए। जर्नलिज्म कहता है कि पुलिस को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। यहाँ तो जैसे ही आपने क्रॉस चेक किया FIR हो गई, या क्रॉस चेक किया तो अब जर्नलिज्म बचा नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो लगातार मुकदमे के डर में जी रहे हैं, लगातार उन पर प्रेशर बनाए जा रहे हैं। मैं तो फिर भी यहाँ देश की राजधानी में बैठा हूँ, लेकिन जो लोग छोटे कस्बों में हैं वो लिख रहे हैं, वो किन चुनौतियों से वो गुजरते होंगे, किस तरह वो रोज़ाना जिस तरह पुलिस की वो जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाते हैं, पुलिस के झूठ का वो पर्दाफाश करते हैं। फिर जब वो अगले दिन जब उनसे मिलते होंगे, क्या उन्हें डराया धमकाया नहीं जाता होगा? हमारे एक साथी हैं, पत्रकारिता में थे, NDTV में थे पहले, उन्हें धमकाया गया है। 3-3 मुकदमे वो लेकर घूम रहे हैं। इसी तरह के केस में, कासिम के केस में है, सहारनपुर के केस में है, तो वो लेकर घूम रहे हैं 3-3 मुकदमे। हम पे भी ऊपर भी मुकदमा लग गया है, अब कल आप पे भी लगेगा। तो ये तो चैलेंज हैं जर्नलिज्म में। और लेकिन एक हिम्मत है, एक हौसला है कि कम से कम आपका लिखने से न्याय मिल रहा है लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत सारे पॉलिटिशियन ने सपोर्ट किया है, जो जर्नलिज्म में लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ पॉलिटिशियन ने भी सपोर्ट किया विपक्ष के, ख़ासतौर से संजय सिंह और मनोज झा जैसी जो मुखर आवाज़ें रही हैं पार्लियामेंट की, इन लोगों ने सपोर्ट किया। कांग्रेस के नदीम जावेद उन्होंने सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अदा करता हूँ अपनी पत्रकार बिरादरी का, ख़ासतौर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का और DG पब का, जिन्होंने बिना किसी देरी के इस घटना की निंदा की और इसे पत्रकारिता पर हमला बताया। जो हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई, इसे जो आर्टिकल 19 है उसके ऊपर इसे एक उसके लिए थ्रेट बताया, और अपूर्वानंद जैसे बुद्धिजीवी लोग वो हमारे समर्थन में उतर आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक शिकायत है, शिकायत मिल्ली तंजीम के लोगों से है, जिन्हें मिल्ली तंजीम के लोग कहते हैं। उसमें बड़े संगठनों के लोग हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। उनमें से किसी ने एक फ़ोन तक करके भी नहीं पूछा, सिर्फ एक आदमी के, APCR के जो है नदीम खान, उनके अलावा बाकी और किसी ने एक फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि हुआ क्या है, माजरा क्या है, या हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ एक शिकायत है, क्योंकि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं अपने रिस्क पे, आपको खुद मालूम है कि इस वक्त जर्नलिज्म करना कितने बड़ी चुनौती हो चुकी है। और ख़ास तौर से तब जब आप मुस्लिम हो और पत्रकारिता में हो और आप आवाज़ उठा रहे हो उन लोगों की जिन्हें मारा जा रहा हो धर्म के आधार पर, पहचान के आधार पर, जात के आधार पर, जब आप उनकी आवाज़ उठा रहे हो तो तब कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे आप भी वाकिफ़ हैं, तो वो लोग भी वाकिफ़ होंगे, वो तंजीमें भी वाकिफ़ ज़रूर होंगी। लेकिन जब सूचनाएं
DG तक पहुंच सकती हैं, BBC तक पहुंच सकती हैं, तो उन तक भी पहुंची होंगी, लेकिन उनकी क्या खामोशी है तो वही जाने। उसी में मुझे बताइए, जब आप पे FIR हो गई, आपके घर वालों को भी आप मालूम चल गया, तो उनको डर सता रहा होगा, तो उनके डरने की वजह से या वो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं किस चक्कर में हो? देखो कितने बेईमान पत्रकार लोग हैं, 2 साल 4 साल नौकरी की ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, उल्टा FIR भी तुम पे हो गई। तो अब ऐसा काम मत करो, ऐसी चीज़ें मत करो कि उल्टा FIR हो जाए, जेल चले जाओ, परेशान हो जाओ। तो आपको ऐसा डर सता रहा कि नहीं मुझे ये सब काम अब नहीं करना है? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है। दुष्यंत का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वो तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो न्याय से महरूम कर दिए गए, इंसाफ नहीं मिला, मर जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैं उन लोगों में शामिल हूं। मैंने कुछ उन लोगों की आवाज़ उठाई है जिसके रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी रिपोर्ट भी एक वजह बनी उन लोगों को न्याय दिलाने की। हाशिमपुरा उनमें से एक था, मलियाना के लोगों को उनके साथ लग के मिल गया, मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों की आवाज़ें तो वो उठाई हैं अपनी रिपोर्ट्स में। तो उसका तो कहीं ना कहीं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ इन अपनी उपलब्धियों के बारे में तो बहुत खुशी होती है। और जब घर वाले तो देखिए टेंशन में तो होती है, जाहिर सी बात है। और जिस तरह का माहौल ख़ास तौर से BJP शासित राज्यों में हो गया है मुसलमानों के लिए, उसमें भी एक डर तो सताता है कि बुलडोज़र की पॉलिटिक्स जो चली है कि कहीं ये बुलडोज़र होता हुआ हमारे घर ना आ जाए, तो एक डर तो एक सताता है। लेकिन हिम्मत मिलती है। कभी मुझसे मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि जर्नलिज्म छोड़ दो, कुछ और कर लो या इसमें खतरे हैं। उन्होंने कहा जो अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। कि लोग तो पैसे तो सभी कमाते हैं, कौन किसको क्या दे रहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिखने की वजह से अगर कुछ लोग इंसाफ पा जा रहे हैं, कुछ लोगों की बात सुनी जा रही है, तो ये बहुत अच्छा है। बिहार के जो मधुबनी ज़िला के कामरान हैं जी, उनके खिलाफ भी FIR हुई है, जाकिर अली त्यागी के खिलाफ FIR हुई है। तो जिन 4-5-6 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, उन सबसे आपकी बातचीत हुई है? उनके जहन में क्या चल रहा है? उन सबसे मेरी बातचीत हुई है। जाकिर से मेरी बात हुई है, सदफ कामरान से मेरी कल ही बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो मैंने उनका कहा है कि डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता हमेशा चुनौतियों से घिरी रही है, चाहे कोई सरकार रही हो, कैसा ही शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का ज़माना हो, चाहे भारत की आज़ादी के बाद का हो, लेकिन हमेशा जो है वो चुपती रही है पत्रकार। वॉल्टेयर ने कहा था कि मैं आपसे असहमत हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा कि आप अपनी बात रख सकें। तो आप अपनी बात रखते रहिए, ये वॉल्टेयर ने कहा था। और ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता कभी खामोश नहीं रह सकती, ये उसकी खराबी भी है और यही खूबी भी है। अभी मैंने देखा पिछले दिनों आपने इमरान प्रताप गढ़ी को लिखा था एक चीज़, लिंचिंग पे आपने सवाल उठाए थे। आपकी खूबी है कि आप सिर्फ एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, जो कांग्रेस है उसके खिलाफ भी लिखा आपने। लिंचिंग कंटिन्यू हो रही है और सिर्फ BJP स्टेट में नहीं हो रही है, दूसरे स्टेट में हो रही है। तो एज ए जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह देखते रहे? जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ भी लिंचिंग हो रही है। मैंने उस पर सवाल उठाया था और सवाल का जो खामियाजा है वो पर्सनली ये भुगतना पड़ा है कि जिन सांसद का आपने नाम लिया उन्होंने मुझे ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। ये तब हुआ जब मैं हिमाचल की घटना को लेकर, जहाँ एक जावेद नाम का एक लड़का था जो दुकान करता था रेडीमेड गारमेंट्स की, और उसने यहाँ कुर्बानी की थी शामली में, वो भी इत्तेफाक से शामली का था। तो उसकी तस्वीरें उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी। उसे वहाँ के लोगों ने देखी तो उन्होंने उसकी दुकान लूट ली कि इसने गाय की कुर्बानी दी है, जबकि पुलिस जाँच में बताया कि गाय की कुर्बानी नहीं थी बल्कि वैध पशु की कुर्बानी थी। वो जेल चला गया। लिंच उसकी दुकान लूटने वाले और इस घटना से दहशत में आकर वहाँ के जो 16 परिवार थे वो पलायन कर गए। मैंने उस पर सवाल उठाया था कि ये कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, और इसका सवाल इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, वो इस सवाल को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो इस पे कार्रवाई तो क्या होती इस सवाल को उठाने पे? उन सांसद महोदय ने मुझे अनफॉलो कर दिया। बहुत से लोगों को लगता होगा जो इनको पसंद नहीं करते होंगे कि ये सिर्फ BJP के ख़िलाफ़ लिखते हैं। अभी देखा आपने, इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल किया, उसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ा, उन्होंने अनफॉलो कर दिया इनको। तो ये कोई ऐसे जर्नलिस्ट नहीं है जो किसी एक के ख़िलाफ़ हैं, कंटिन्यू उसके ख़िलाफ़ ही लिखते रहते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो ये जो भी सरकारें हैं उनमें जो कमियाँ हैं उसको ये गिनाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। सरकार के जो अच्छे काम हैं वो भी ये कहते हैं। और एक पत्रकार का काम यही होता है कि जो हुकूमत में हो सवाल उसी से किया जाता है। वसीम साहब जी, मुझे ये बताइए, आमतौर पे लोग तरीक़ा बदल लेता है अपना काम करने का। तो ये जो पहली बार आपके साथ हुआ, मैं बहुत सारा ट्वीट आपका देखता हूँ, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको।
तो ये जो आपके साथ FIR जब हो गई, तो क्या आपका कुछ अंदाज बदलेंगे, या जो आप त्याग वाला सिलसिला आपका था वही चलता रहेगा? नहीं, अंदाज नहीं बदलने का, ये तो और मतलब और मुखर ज़्यादा मुखर हो जाएगा। तो क्योंकि मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, तो ये अंदाज़ नहीं बदला जाएगा। और आप जो बात कर रहे थे, देखिए सरकार के पास में अपना डिपार्टमेंट होता है, अपनी बात गिनाने के लिए, अपनी उपलब्धि बताने के लिए। पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट उसका पब्लिक रिलेशन जो विभाग है उसका डिपार्टमेंट वो होता है, वो अपनी बात को रखे, उसका प्रचार करे, विज्ञापन के लिए करोड़ रुपए का बजट होता है, आम इंसान के पास नहीं है। हम उन लोगों की आवाज़ हैं जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जिनकी आवाज़ को लोग सुनना नहीं चाहते, या जिनकी आवाज़ पर लोग बात करना ही नहीं चाहते, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब कोई अनफॉलो कर दे, कोई ब्लॉक कर दे, कोई धमकी दे, कोई FIR लिखा दे, वो उसकी समस्या है। बाकी पटल पे तो बातें आ रही हैं और ये आती रहेंगी इंशाल्लाह। किसी भी पत्रकार को ये परमिशन नहीं मिल जाती, जो दिल में आए लिख दे, जो दिल में आए बोल दे, जो दिल में आए कह दे। लेकिन अगर सरकारों में कमियां हैं तो वो गिनाना एक पत्रकार का काम है। आप ऐसे बहुत से पत्रकार को जानते होंगे जिसकी रिपोर्ट की वजह से दंगे हो गए, लोगों को मारा पीटा गया, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो लोग अमीर होते गए और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कुछ सवाल जो गरीबों के हैं, कुछ सवाल जो माइनॉरिटी के हैं, वो उठा रहे हैं, तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। और पता नहीं इनकी ये परेशानी कब तक रहेगी। सरकारों को चाहिए कि जो जर्नलिज्म ईमानदारी से हो रही है उसकी वो कद्र करे। जो बेईमान जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट ईमानदारी जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सबको समझ लेना चाहिए कि आज वो आपके साथ है तो कल दूसरी सरकारों के साथ हो जाएगा। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार है वो हमेशा ईमानदार ही रहेगा, सरकार चाहे किसी की बन जाए।